नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 10 दिन बाद लॉकडाउन 3 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना के खत्म होने के आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। मरीजों की संख्या 53,000 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटों में ये मरीज 3,500 से ज्यादा हो गए। और इन सब में ज्यादा डरावना अंदेशा तो डॉक्टर्स का है, जिनका मानना यह है कि जून और जुलाई में कोरोना से कठिनाई चरम पर होगी। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लॉकडाउन के 44 दिन बाद बड़ा सवाल, कब तक रहेगा कोरोना का जानलेवा कहर? जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कहां तक पहुंचेगा कोरोना मरीजों का आंकड़ा? क्या 17 मई के बाद बदलेंगे हालात, या आगे कितने दिनों तक रहेगा कोरोना का वायरस? तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होना चाहिए। इन सवालों का जवाब मांग रहा है हिंदुस्तान। लॉकडाउन से उम्मीद थी कि कोरोना का कहर थम जाएगा, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं मरने वालों के आंकड़े। इसमें इस मर्ज को जानने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि अगले महीने कोरोना का कहर सबसे ज्यादा होगा। जून के आखिर में ये ले सकता है विकराल रूप। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। आलम यह है कि बढ़ते वक्त के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 6 दिनों में पंजाब में कोरोना के 75% मामले बढ़ गए, हरियाणा में 43%, तमिलनाडु में 43%, पश्चिम बंगाल में 41%, महाराष्ट्र में 32%, दिल्ली में 31% और गुजरात में 30% मामले बढ़ गए। और ये सब तब हो रहा है जब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक सबका कहना है कि वो हालात पर काबू करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। 13,57,442 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संतोष की बात यह है कि बहुत कम प्रतिशत हमारे मरीज वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन पर या आईसीयू के बेड्स पर हैं। आखिर कहां हो गई चूक? इस पर बात करने से पहले आप ये देखिए कि कोरोना का वायरस कितनी तेजी से फैलने लगा है। पंजाब में पहले दोगुना होने में 16 दिन से ज्यादा का समय लगता था, अब ये 3 दिन के अंदर हो रहा है। तमिलनाडु में पहले 16 दिन से ज्यादा समय लगता था, अब ये 6 दिन से कम समय में हो रहा है। हरियाणा में तो करीब 32 दिन लग जाते थे, लेकिन अब 6.5 दिन में केस 2 गुने हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले 10 दिन से कहीं ज्यादा वक्त लगता था, अब 7 दिन के अंदर मामले 2 गुने हुए जा रहे हैं। दिल्ली में पहले 11 दिन से ज्यादा वक्त लगता था, अब ये बात 9 दिन तक आ गई है। अगर पूरे देश को देखें तो पहले 11.5 दिन में मामले 2 गुने हो रहे थे, लेकिन अब 10 दिन से थोड़े ज्यादा वक्त में ही मामले 2 गुने हो जा रहे हैं। तो फिर सवाल है कि इससे लड़ा और बचा कैसे जाए? लॉकडाउन का बहुत फायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देशों के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। जून के महीने में कोरोना का संक्रमण और डराने वाला होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि लॉकडाउन 1 और 2 में बेहद सख्ती के बावजूद संख्या नहीं घटी। मध्य मई तक कोरोना का संक्रमण नीचे की तरफ आने का अनुमान लगाया जा रहा था, पर वो हुआ नहीं। और अब लॉकडाउन 3 में कई रियायतें भी लोगों को मिल रही हैं, जिनमें कंपनियों और फैक्ट्रियों में 33% लोगों को काम करने की इजाजत मिल गई। वहीं शराब की दुकानों पर कायदे कानूनों की उड़ती धज्जियां संक्रमण का कारण बन सकती हैं। उस पर से कोरोना से लड़ने के लिए सरकारों का अपना अलग अलग रोना है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बात की, सब ने ये बात कही कि वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। स्टेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस के बगैर नहीं चल सकेंगे। राज्य के विकास के लिए भी और साथ ही औद्योगिक सहायता के लिए
मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा 30,000 करोड़ दिया जाए और 10,000 करोड़ तो तत्काल रिलीज किया जाए, ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री। वास्तव में लॉकडाउन 3 में मिली रियायतों को कईयों ने कोरोना से मुक्ति मान ली थी, लेकिन कोरोना पर सबसे खतरनाक पिक्चर अभी बाकी है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कोरोना पीड़ित देश के उन टॉप 5 राज्यों की तस्वीर जहां कोरोना के 3/4 से ज्यादा मरीज हैं। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां मामले 20,503 हैं। दूसरे नंबर पर 651 और दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां मामले 8,521 हैं और मृतकों की संख्या 396। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहां मामले 4,442 हैं और मरने वालों की संख्या हो चुकी है 185। तो चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां मामले तो 1,964 ही हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 144 है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां मामले तो मध्य प्रदेश और बंगाल से भी ज्यादा हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या यहां कम है, यानी कि सिर्फ 92। कोरोना से संक्रमण और मौत दोनों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अंदेशा इस बात का है कि जून और जुलाई में यह और भी खतरनाक हो सकता है। तब अस्पतालों का क्या हाल होगा, क्योंकि अभी भी अस्पतालों की काफी कमी पड़ रही है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में किसी बेड पर लाश पड़ी है तो किसी बेड पर मरीज का इलाज चल रहा है। जिस मुंबई के इशारे पर संपन्नता के सिक्के खनकते हैं, जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी शंघाई का सपना जवान कर लेता है, उस मुंबई को एक वायरस ने सिर के बल खड़ा कर दिया। इसके लिए ये तस्वीर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले अपनी संवेदना और दिल को टटोल लीजिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कोरोना से इलाज का आलम यह है कि अस्पताल में एक बेड पर किसी मरीज की लाश पड़ी है, दूसरे पर किसी का इलाज चल रहा है। ये तस्वीर हमारे हुक्मरानों की मुर्दा होती संवेदनाओं को दिखाती है। कहां से कहां आ गए हम। बातें तो चांद के पार जाने की करते हैं, और यहाँ जिसको अपनी अमीरी का टापू बनाया था, वहाँ के अस्पताल में जिंदा और मुर्दा का भेद तक मिट गया। बातें सुन लीजिए बाबुओं की, अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की। ऐसा लगेगा कि कोरोना से जंग में कैसे चांद तारे तोड़कर ला रहे हैं, और जमीन पर आलम यह है कि मरीज जिंदगी के लिए जूझ रहा है, मुर्दा का बगलगीर बनकर। मुंबई में कोरोना ने अपने पांव पसारने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10,000 से ज्यादा मरीज हो गए, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और सरकार है कि वो इंतजाम के बेहतर होने की दुहाई पर दुहाई दिए जा रही है। एकजूट हे मुंबई आणि महाराष्ट्राचं हे एक वेगळं रूप आहे, वेगळा स्थायी भाव आहे। आणि मुंबईमध्ये सुद्धा आपण चाचणी केंद्र वाढवत आहोत। विशेषतः मुंबईत आणि इतर सर्व राज्यभरामध्ये आपण कोविडसाठी वेगळे हॉस्पिटल्स तयार करतो आहोत। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर छाई तो हड़कंप मच गया। पहले तो अस्पताल ने पल्ला झाड़ना शुरू किया, लेकिन सच्चाई कब तक छुपती। जल्द ही अस्पताल की तरफ से कहा गया कि यह वीडियो सायन अस्पताल का ही लगता है। हमारे सामने चुनौती यह है कि रिश्तेदार शव लेने को तैयार नहीं है। आमतौर पर रिश्तेदार शव के लिए हमारे पीछे पड़ जाते थे, लेकिन कोविड के मामलों में वो शव लेने नहीं आ रहे। जब तक हम शव को डिसइंफेक्ट करके प्लास्टिक में लपेटते हैं, तब तक रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। हम शव को खुद डिस्पोज नहीं कर सकते। हमें स्थानीय थाने और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को सूचित करना पड़ता है। हमने वो वीडियो के उपरांत एक समिति गठन की है। वो समिति ये वीडियो की सत्यता, और अगर ये वीडियो सत्य है तो इसके अंदर क्या लैप्सेस हुए हैं, ये ढूंढ के ये रिपोर्ट देगी। कमेटी को हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे के अंदर कमेटी हमको रिपोर्ट करेगी। अस्पताल की शिकायत है कि उनकी मॉर्चुरी में 60 शवों को रखने का इंतजाम है, जिसमें 15 तो कोविड-19 के लिए हैं। लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या ज्यादा है
उस पर से परिवार वाले लाश छोड़कर भाग जाते हैं तो अस्पताल करे तो क्या करे। लेकिन विपक्ष को मौका मिला है उद्धव सरकार पर सवाल उठाने का। जिसको हम बोलते हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल कैजुअल बिहेवियर। अब 4 मृतदेह पड़े थे, 4 उसमें जिंदा आदमी और मृत आदमी बगल बगल में। अब वो वहाँ के पेशेंट हमको कह रहे कि उसके रिश्तेदार कहते साहब हम लाचार है, मृतदेह के बाजू में पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है और म्युनिसिपैलिटी और राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है। आज आलम यह है कि देश में हर 5वां कोरोना मरीज मुंबई में मिल रहा है। सरकार का दावा तो अस्पताल पर अस्पताल बनाने का है, लेकिन उसके सबसे पुराने अस्पताल की तस्वीर वो आईना है जिसमें कोरोना से लड़ने की तैयारियों का सच आप बखूबी देख सकते हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। लॉकडाउन के बारे प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए बेताब हो गए। कई पैदल ही निकल पड़े, आज भी जा रहे हैं तो कईयों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चली। लेकिन अब उल्टा होने लगा है। बिहार से एक ट्रेन तेलंगाना के लिए चली ताकि मजदूरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सके, तो मुंबई में कई मजदूरों को अस्पताल बनाने के काम में लगा दिया गया है। कोरोना से जंग में एक हथियार तो सामाजिक दूरी और खुद को घरों में बंद रखना है, तो दूसरा हथियार अच्छे अस्पतालों का इंतजाम है। मुंबई में यही काम प्रवासी मजदूर कर रहे हैं जो घर नहीं जा पाए, लेकिन दूसरे कोरोना के पीड़ित सही सलामत अपने घर जा सकें, इसके लिए अस्पताल बना रहे हैं। 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन इधर काम मिलेगा, वही पैसा से घर पे भी भेजूंगा तो वो खाएगा और थोड़ा अपने भी खा लेंगे, फिर गुजारा कैसा होगा बताइए। इधर भी काम खलास हो गया। फिर बीएमसी ने मुंबई में खाली जगहों पर कोरोना के लिए अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। इस महालक्ष्मी रेसकोर्स के पार्किंग एरिया को अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में बदला जा रहा है। महालक्ष्मी रेसकोर्स पार्किंग स्पेस के अलावा नेहरू साइंस सेंटर और डोम स्टेडियम में पूरा काम चल रहा है। ये सारी तैयारियां इसलिए चल रही हैं कि बीएमसी को अंदेशा है कि कोरोना मरीजों की संख्या यहां 80,000 के पार तक पहुंच सकती है। और जाहिर है, खुदा न खास्ते मरीजों की संख्या उस स्तर तक पहुंच गई तो पहले से ही उसके लिए अस्पताल का इंतजाम रखा जाना चाहिए। और ये काम वो मजदूर कर रहे हैं जो मुंबई में फंसे रह गए। गांव में भी वही हाल है, गांव में किधर से लाके खाएंगे। 21 दिन ले जाके सर उधर रख दे रहा है, गांव में भी तो नहीं कुछ सरकार दे रहा है। नहीं भी बीमारी तो उधर हो जाना है, बीमारी जरूरी एनी टाइम होना है सर। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और रोज में वही जो महीने का मिलता है तो अपने बाल बच्चे को भी देते हैं, इसमें भी खाते हैं। तो हम लोग को 2 महीना या 3 महीना या 1 महीना का जुगाड़ किधर से होगा। देखिए, जो होना चाहिए था एक्चुअली वर्कर के लिए वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर कितने बेड के अस्पताल बन रहे हैं। महालक्ष्मी पार्किंग स्पेस में 325 बेड का अस्पताल बन रहा है। अभी जो ढांचा आप देख रहे हैं, इनको सिर्फ 2 दिन में ही बनाया गया है, जबकि पूरा क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ 6 दिन में बनाने की तैयारी है। दूसरा अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर वर्ली के डोम स्टेडियम में बन रहा है, जहां 600 से ज्यादा बेड होंगे। खास बात यह है कि यहां आईसीयू भी है, जिससे ज्यादा गंभीर मरीजों को यहां भेजा जा सकता है। तीसरी जगह नेहरू साइंस सेंटर है, जिसको सिर्फ 3 दिन में बनाया गया। यहाँ 100 बेड का इंतजाम है। किस तरीके की तैयारी है, कब तक ये पूरा हो जाएगा और कितने बेड्स बनेंगे? यहाँ पे 100 बेड बनेंगे और हमारा लगभग 5 दिन में कंप्लीट होगा। और यहाँ पे किनको लाया जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स आइसोलेशन सेंटर। क्या हुआ करता था यहाँ पर इसके पहले? यहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल था, यहाँ पे सिर्फ विंटेज गाड़ियाँ लगी हुई थी। प्रवासी मजदूर इस बात से खुश हैं कि जब कोरोना काल में कामकाज ठप है, उस वक्त उन्हें पैसा और खाना तो मिल रहा है। दूसरी तरफ जो मजदूर अपने घर पहुंचे थे, वो वापस भी काम पर लौटने लगे हैं। गुरुवार सुबह खगड़िया स्टेशन से पहली ट्रेन खुली, जो तेलंगाना के लिंगमपल्ली तक जाएगी। इसमें 22 मजदूर रवाना हुए। बहुत सारे जगह, बहुत सारे सेक्टर में इंडस्ट्रीज खुल गए हैं, बहुत सारे सेक्टर में वर्क शुरू हो गए हैं। वर्क डिपार्टमेंट बहुत जगह काम करना शुरू कर दिया है, तो लोग फिर इंगेज हो गए हैं, फिर काम करने लगे हैं। अब वो लोग, बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं, जो आए हैं जब उनको वहाँ से बुलाया जा रहा है
आपने जो बताया कि अभी खगड़िया के अंदर जो आपस गए हैं, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे देश से मजदूरों का बिहार आना लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच बिहार के ही खगड़िया से जब मजदूर तेलंगाना जाते हैं तो ये खबर सबको चौंका देती है। हालांकि बिहार सरकार का भी कहना है कि कई राज्यों ने मजदूरों को अपने यहाँ रोके रखने की गुजारिश भी की है। साफ है कि राज्यों को अब बिहार के मजदूरों की अहमियत का पता धीरे धीरे चल रहा है। मजदूर काम पर लौटने लगे हैं तो कई जगह पैदल ही अपने गांव के लिए अब भी निकल रहे हैं, लेकिन मजदूरों की अहमियत अब पता चल रही है, इसलिए कर्नाटक सरकार मजदूरों को रोक रही है। देश भर में करीब 13 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। प्रवासी मजदूरों में 40% बेंगलुरु में, 15% गुरुग्राम में, 14% हैदराबाद में, 12% दिल्ली में, 6% मुंबई में, 4% नोएडा में, 4% चेन्नई में और 5% शेष भारत में काम करते हैं। अब जब कोरोना के बरक्स नजर कमाई पर आ टिकी है तो तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को मजदूरों की याद सताने लगी है। मुंबई में सौरभ वक्तानिया और खगड़िया में स्वतंत्र सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। जानकार ये कह रहे हैं कि अगला महीना कोरोना के लिहाज से पसीने छुड़ाने वाला होगा, तो ऐसे में आर्थिक परेशानियों का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम के कर्मचारियों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। आगे तनख्वाह मिलेगी या नहीं, इसकी चिंता उनको खाई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में पानी पिलाने वाले जल निगम के कर्मचारी खुद ही प्यासे हैं। इस कोरोना के संकट में वो प्यासे हैं अपनी तनख्वाह के लिए, और जो रिटायर हो गए हैं वो अपनी पेंशन के लिए। इनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब कैसे चलाएं ये अपना और अपने परिवार का गुजारा? परेशानी तो इसमें बहुत है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई वगैरह भी सिस्टम देखिए चल रहा है और वेतन नहीं मिल पा रहा। किस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं? मेरा नकदी ये जीपीएफ का जो है 11 लाख रुपए है, टोटल करीब 20-21 लाख रुपए है। आपको नहीं मिला? ये एक पैसा भुगतान नहीं मिला। पेंशन मुझे दी जा रही है, वो भी समय पे नहीं दी जा रही है। पेंशन आपको कब से नहीं मिली? पेंशन 3 महीने हो गया सर। और ये सब उस महकमे में हो रहा है जिसने कोरोना के संकट से निपटने के लिए 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए का चेक सौंपा था। ये पैसा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में गया। ये कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी और पेंशन है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे सहमति मांगी गई, लेकिन सहमति लेने से पहले ही पैसा कट गया। संभवतः अगर ये वहाँ बताते कि वहाँ पे 3 महीने का वेतन का संकट है और फरवरी माह का वेतन जो नहीं दिया गया है अभी एम्प्लॉइज को, उस वेतन से कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी शायद उस कंट्रीब्यूशन को ये कहते हुए वापस करते कि पहले आप अपने यहाँ वेतन दीजिए, क्योंकि शासन ने आदेश कर रखा था कि मार्च महीने का वेतन भुगतान कर दिया जाए। कोरोना से लड़ाई में समूचा देश बीते 44 दिनों से बंद है, काम धंधे बंद। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट है। यूपी के जल निगम में 27,000 कर्मचारी हैं। इनका रोना है कि 3 महीने से पगार ही नहीं मिली और रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली, यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड के पैसे भी नहीं। और ये सब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे हाथ जोड़कर कहा था कि कोई भी अपने कर्मचारी की तनख्वाह न काटे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। अगर जल निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे तो उसे हर महीने 73 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। कर्मचारियों का रोना अपनी जगह, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी पिछली सरकारों की तरफ अपना आरोप मोड़ दिया। ये एक उत्तर प्रदेश में एक सच्चाई भी है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्व की सरकार रही है, जिन्होंने ट्वीट किया अखिलेश यादव जी ने आज, वो पूर्व की सरकारों का बहुत बड़ी बकाया आज तक हम लोग भुगतान कर रहे हैं। अरे सर, 3 महीने की तनख्वाह तो आपने दी नहीं, उनका तो कम से कम ध्यान रखिए। आपको सीएम केयर फंड की चिंता बहुत ज्यादा है मंत्री जी, लेकिन आपको जनता की चिंता नहीं है, एम्प्लॉय की चिंता नहीं है। इससे ज्यादा शर्म और दर्द की बात कुछ नहीं हो सकती एम्प्लॉयों के लिए। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान भी मचा हुआ है और विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि पहले से ही लॉकडाउन के चलते घाटा झेल रही योगी आदित्यनाथ सरकार कितनी जल्दी
जल निगम के कर्मचारियों का बकाया वेतन और भत्ता उन्हें मुहैया कराती है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, आज तक। आज से विदेशियों में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई। अबू धाबी से 2 विमानों में से पहले विमान से 175 लोग पहुंच गए हैं। आज से एक हफ्ते के अंदर करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाने का सरकार का प्लान है और उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स भी तैयार किए जा चुके हैं। आज से उन लोगों के लिए राहत की पहली खेप चल निकली है जो कोरोना के कारण विदेशों में फंस गए थे। सबसे पहली फ्लाइट अबू धाबी एयरपोर्ट से कोच्चि के लिए रवाना हुई, जिससे पहले एयरपोर्ट पर यात्रियों की टेस्टिंग वगैरह हुई। खुद राजदूत पवन कपूर वहां फंसे यात्रियों को विदा करने के लिए हाजिर थे। सरकार के मिशन वंदे भारत के तहत गुरुवार को पहला बैच अबू धाबी एयरपोर्ट से 175 यात्रियों को लेकर शाम 4:15 बजे केरल में कोच्चि के लिए निकला। दूसरे बैच के 175 यात्रियों को लेकर विमान शाम 5 बजे कोच्चि के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने तय किया है कि आज से एक हफ्ते के अंदर 13 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को देश वापस लाया जाएगा, जो जगह जगह फंसे हुए हैं। विदेशों से जो भी हिंदुस्तानी आएंगे उन्हें पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सेना ने 2,100 लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जहां जोधपुर, जैसलमेर और भोपाल में ये सेंटर आर्मी के अधीन हैं। वहीं कोच्चि और विशाखापट्टनम में नेवी और चेन्नई में एयरफोर्स के अधीन हैं। यहाँ सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से आने वाले लोगों को रखा जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जिनके अरमान गुलाबी होते थे उन पर भी कोरोना का कहर बहुत भारी पड़ रहा है। फिल्मों में काम करने वाले एक एक्टर के लिए स्थिति ऐसी बन गई कि उसको ठेले पर फल बेचना पड़ रहा है। खरबूजे खरबूजे मीठे। अरे भाई साहब कितने का दिया खरबूजा? 40 है, 30 लग जाएगा जी। आप 30 लग जाएगा पहले। अरे आपको कोई देखा हुआ है? चेहरा आपका जाना पहचाना सा लग रहा है। ना लाइट, ना कैमरा, ना एक्शन। कोरोना काल में जब फिल्में बंद तो क्या करेंगे छोटे मोटे एक्टर। ऐसे ही एक एक्टर हैं सोलंकी दिवाकर, जो कोरोना से लॉकडाउन के दौरान पेट पालने के लिए ठेले पर फल बेच रहे हैं। मुश्किल है, अभी तो बहुत मुश्किल है, तब भी हिम्मत नहीं हारनी है, काम तो करना ही है। चाहे जैसे तैसे करके। सभी के साथ दिक्कत है, खैर मेरे साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबके साथ है। मैं देखता हूँ सभी लोग परेशान है, मगर सब हंस के टाइम गुजार रहे हैं। ये वक्त भी कट जाएगा। सोलंकी दिवाकर ने ड्रीम गर्ल से लेकर सोन चिरैया तक फिल्मों में कई छोटे मोटे रोल किए हैं। अभी हालात खराब हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है फिर से अच्छे दिन आएंगे। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।